हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 3 करेंगे। और ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के बारे में, यानी कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स चला रखी हैं उसके बारे में है। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम जिनकी सहायता से गवर्नमेंट ने गरीबी को ख़त्म करने की कोशिश की। उनमें से है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और साथ ही साथ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारी योजनाएं जो हैं फ्रेंड्स आपकी गरीबी उन्मूलन में काम आई हैं। इसके अलावा पिछले लेक्चर में 2 स्कीमें हमने और पढ़ी थी। एक तो मनरेगा पढ़ा था ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, हाँ ठीक है ऐसे ही था, मनरेगा स्कीम थी। और उसके बाद में दूसरी स्कीम जो थी वो हमने पढ़ी थी DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये था जो है दोनों स्कीमें। ये था फ्रेंड जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा स्कीम थी। ठीक है, तो 2 स्कीम ये हो गई और 5-6 स्कीम यहाँ पर पढ़ने। तो थोड़ा मैं इसलिए इकट्ठा बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान रखना कि हम इतनी स्कीमें जो है, जैसे आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी स्कीम पॉवर्टी एलिवेशन के काम नहीं आई। तो जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, देखिए यहाँ प्रधानमंत्री जनधन योजना का इस चैप्टर में कहीं जिक्र नहीं हुआ है, तो ये पॉवर्टी एलिवेशन में काम नहीं आई है। लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा स्कीम हो गई, DNRLM हो गई, या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो गई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, गरीब कल्याण योजना हो गई, जन औषधि योजना हो गई, या फिर उज्ज्वला योजना हो गई, ये सभी जो है गरीबी को ख़त्म करने में काम आई हैं। तो इस तरीके का यदि क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए मैंने आपको इकट्ठा ही सारा कुछ बता दिया कि ये इतनी स्कीमें हैं जिनको गवर्नमेंट ने चलाया था गरीबी को हटाने के लिए, पॉवर्टी को एलिवेट करने के, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। आइए फिर शुरू करते हैं। पहली स्कीम हमारी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। रूरल बैंकिंग में फ्रेंड्स जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ना, रूरल बैंकिंग में आप मान कर चलिए ना कि लगभग आपको 40% के अराउंड में क्वेश्चंस आपको स्कीम्स से ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें अलग अलग चैप्टरों में हम बहुत सारी स्कीमें पढ़ेंगे। ओके, तो स्कीम्स से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे में स्कीम्स पर फोकस रखना आवश्यक हो जाता है। तो आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी कि गाँव में सड़कों की योजना लाई गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY was launched by Government of India to provide connectivity to unconnected habitats as part of poverty reduction strategy। ठीक है, तो पहली बात ये कि इसको पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी के तहत लाया गया था, इस स्कीम को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को। इसमें कनेक्टिविटी किसको दी जा रही है? अनकनेक्टेड हैबिटेट्स को, मतलब ऐसी जगह जो कनेक्ट नहीं है सड़कों से, उनको जो है गवर्नमेंट कनेक्ट करना चाहती है मेन सड़क से। ठीक है, तो उसी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी। कई बार क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन कौन से जो है ऑप्शन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रिलेटेड सही हैं या नहीं है। पहला उसमें ये पूछेगा कि इसमें ऑलरेडी कनेक्टेड हैबिटेट को कनेक्ट किया जाएगा, दूसरा इसमें जो अनकनेक्टेड हैबिटेट हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा, तीसरा ये पॉवर्टी को रिड्यूस करने की स्ट्रेटजी थी, चौथा इसका पॉवर्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से फिर आपसे पूछेगा कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है। इस तरीके के क्वेश्चन ये बनाते हैं। सो इट इज़ आवर रिक्वायरमेंट कि हमें मेन बातें पता होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है क्या करने के लिए आई थी? कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए आई थी। किसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी? जो अनकनेक्टेड हैबिटेट हैं, यानी कि ऐसे आवास, ऐसे एरियाज जो कि कनेक्टेड नहीं है सड़कों से, और ये पॉवर्टी रिडक्शन के काम आने वाली तरीका है। द स्कीम प्रोवाइड टू कनेक्टिविटी बाई वे ऑफ सिंगल, ध्यान दीजिएगा, सिंगल ऑल वेदर रोड। यहाँ पर जो रोड मिलता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वो सिंगल रोड मिलता है, डबल रोड नहीं मिलती है। डबल रोड बोले तो इधर से भी आइए और इधर की तरफ से जाइए, दैट इज़ डबल रोड। सिंगल रोड एक तरफ इसी में ही आना और जाना दोनों करना है। तो इसमें सिंगल रोड पर ऑल वेदर रोड मिलता है। ऑल वेदर का मतलब सभी मौसम में अवेलेबल रहने वाला रोड, मतलब चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी, कोई भी सीजन हो, वहाँ पर हर एक सीजन में ये रोड अवेलेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बारिश आई और रोड गायब हो गई, दिस शुड नॉट हैपन, जो कहने का यहाँ उद्देश्य है। तो ऑल वेदर रोड होता है
टू एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेट्स, किनको मिलता है? जो अनकनेक्टेड हैबिटेट हैं, जो कि एलिजिबल हैं एज पर कोर नेटवर्क, मतलब एक कोर नेटवर्क बनाया जा रहा है। इन सभी सड़कों को मिला करके एक कोर नेटवर्क बन रहा है। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, कोर नेटवर्क का ये मतलब है कि सभी सड़कों को जोड़ करके, ऐसे यहाँ से रोड गई है, फिर यहाँ से रोड गई, इन सबको मिला करके एक कोर नेटवर्क बनाया जा रहा है। ठीक है, एज पर कोर नेटवर्क। ठीक है, तो विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 500% इन प्लेन एरियाज, अगर समतल एरिया है, समतल एरिया का मतलब जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ज़्यादातर ये समतल एरिया है। मध्य प्रदेश में फिर भी पहाड़ हैं, उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से समतल है। ठीक है, लेकिन हिमाचल वगैरह नहीं है, वो प्लेन एरिया नहीं है, वहाँ पर क्या है, पहाड़ियाँ हैं। ओके, तो अगर प्लेन एरिया है, जहाँ पर समतल एरिया है, वहाँ पर 500 लोग अगर एक जगह पर रहते हैं, और अगर जो है दूसरे स्पेशल कैटेगरी के राज्य हैं तो वहाँ अगर 250 यानी कि 250 लोग या उससे ज़्यादा लोग रहते हैं स्पेशल कैटेगरी में, कौन से? जैसे नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, डेजर्टेड एरिया यानी राजस्थान के डेजर्टेड एरिया, ट्राइबल और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि समतल एरिया में भी जो ट्राइबल मतलब जनजातीय और पिछड़े जो ज़िले हैं, उनमें अगर एक जगह पर 250 पीपल आर मोर हैं तो वहाँ पर हैबिटेट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी ये कंडीशन रखी गई है कि अगर समतल एरिया है तो एक जगह पर अगर 500 लोग रहते हैं तो उनको कनेक्ट किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। उसी जगह पर ये क्राइटेरिया कम कर दिया है, अगर कोई हिली एरिया है ना, स्पेशल कैटेगरी वाला राज्य है, तो वहाँ पर अगर 250 या उससे ज़्यादा लोग हैं तो भी वहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई जाएगी। अब 250 प्लस ज़्यादा लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट के हो गए, नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स हैं, सिक्किम वगैरह, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, देखिए यहाँ सभी जगहों पर जो है, यहाँ पहाड़ी है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में पहाड़ियाँ हैं, उत्तराखंड में पहाड़ियाँ हैं। ओके, डेजर्टेड एरिया ये राजस्थान वगैरह में मिल जाना चाहिए। डेजर्टेड एरिया जहाँ पर कि जो है मतलब डेजर्ट है, रेगिस्तान है। उसके बाद में प्लेन एरिया के भी ज़िले हो सकते हैं, किसी भी जगह के ज़िले हो सकते हैं, लेकिन वो जनजाति और पिछड़े लोगों से कनेक्टेड वाले हों, तो उस केस में वहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू होती है और उनको सड़कें प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंडेवरिंग टू सेट हाई एंड यूनिफॉर्म टेक्निकल एंड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड and facilitating policy development and planning at state level in order to ensure sustainable management of रूरल रोड्स नेटवर्क। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या कोशिश कर रही है कि हाई और यूनिफॉर्म टेक्निकल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सेट किया जाए। मतलब एक बार सड़कें बन गई तो उनका रख रखाव भी जरूरी होता है। पहली बात तो सड़कें बनाना, और फिर सड़कें बन जाने के बाद उनका मेंटेनेंस होता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो सड़कें बने, ऑल वेदर सड़कें बननी है वन वाली, तो ये सड़कें उच्च क्वालिटी की हों। उसके लिए टेक्निकल और मैनेजमेंट का एक फिक्स स्टैंडर्ड रखा हुआ है। किसी भी राज्य में अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कें बनेंगी तो वो एक ही स्टैंडर्ड, एक ही लेवल की बनेंगी। ओके, तो यही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि हाई और यूनिफॉर्म टेक्निकल और मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए। जो सड़कों बनने में जो टेक्निकलिटी है वो भी सेम रहे, और जो मैनेजमेंट लेवल वो भी सेम रहना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इन ऑर्डर टू इंश्योर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रूरल रोड नेटवर्क, ताकि जो है एक अच्छा ग्रामीण क्षेत्र का सड़कों का एक नेटवर्क बन करके तैयार हो। ठीक है, और ये पॉलिसी डेवलपमेंट और प्लानिंग का काम कहाँ पर हो रहा है? स्टेट लेवल पर, राज्यों के लेवल पर हो रहा है। अकॉर्डिंग टू, अब कुछ लेटेस्ट डेटा की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फिगर्स मेड अवेलेबल बाई स्टेट गवर्नमेंट्स, जो राज्य सरकारों ने डेटा दिया हुआ है, अंडर ए सर्वे टू आइडेंटिफाई कोर नेटवर्क। ठीक है, कोर नेटवर्क की पहचान करने के लिए एज पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि राज्य सरकारों ने डेटा दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि जैसे ये कोई राज्य है तो यहाँ पर कितने ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि रोड बनने की अभी हमारे पास संभावनाएं हैं, इसका डेटा दिया हुआ है। कोर नेटवर्क में कहाँ कहाँ पर सड़कें आ सकती हैं उसका डेटा पहचान करके सर्वे करके दिया हुआ है। तो अबाउट 1.67 लाख अनकनेक्टेड हैबिटेट्स आर एलिजिबल टू कवर अंडर दिस प्रोग्राम। तो पता चलता है कि 1,67,000 1.67 लाख यानी 1,67,000 अनकनेक्टेड हैबिटेट्स, यानी कि ऐसे हैबिटेट, यहाँ गांव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है अनकनेक्टेड हैबिटेट, ऐसा आवास, ऐसा परिवेश जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। तो 1,67,000 ऐसी जगहें हैं जिनको सड़कों से कनेक्ट किया जा सकता है इस प्रोग्राम के तहत। ओके, सर्वे में ये पाया गया। दिस इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ अबाउट, अगर ये काम पूरा करना है 1.67 लाख अनकनेक्टेड हैबिटेट्स को
कोर नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो लगभग 3,71,000 किलोमीटर की सड़कें बनाए जाने की ज़रूरत है न्यू कनेक्टिविटी के लिए, और 3,68,000 किलोमीटर को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उनको सही मरम्मत करके रखने की ज़रूरत है। ओके, तो हमने क्या जाना कि कोर नेटवर्क में शामिल होने के लिए 1.67 लाख इनहैबिटेट्स हैं, हैबिटेट ऐसे हैं, यानी 1.67 लाख ऐसी जगह हैं जिनको कनेक्ट करने की ज़रूरत है कोर नेटवर्क से। ओके, यानी यहाँ पर सड़कें अभी मौजूद नहीं हैं, इसको अंजाम देने के लिए कि इनको हम कनेक्ट कर पाएँ लगभग 3.71 लाख किलोमीटर, 3,71,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई जाने की ज़रूरत है, और 3,68,000 किलोमीटर 3,68,000 किलोमीटर लगभग सड़कें ऐसी हैं जिनको अपग्रेड करने की, मेंटेन करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये है जो डेटा निकल करके आता है गवर्नमेंट का कि इतना काम करने की आवश्यकता है। उसके बाद में 2020 और 21 में लगभग 7,60,000 किलोमीटर लंबी रोड को जो है सैंक्शनिंग मिली हुई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। देखिए जो हमारा टारगेट था इससे पूरा भी हो जाना चाहिए। देखिए 3,71,000 को नई सड़कें और 3,68,000 को अपडेट करना है, तो लगभग ये 7 लाख कुछ हज़ार ही हो रहा है, तो लगभग 7,60,000 इन्होंने पूरा दे ही दिया है इसको। ठीक है, तो 7.60 लाख किलोमीटर यानी 7,60,000 किलोमीटर की रोड की लंबाई को बनाने का सैंक्शनिंग दे दिया गया है 2020 एंड 21 में ही दे दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके, व्हिच हैव रिजल्टेड इन इम्प्रूव्ड accessibility to rural people to undertake education, use health care facility and sell their product in market। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि एक बार ये सड़कें बन गई हैं तो उससे इनको एक्सेसिबिलिटी, ग्रामीण लोगों को एक्सेसिबिलिटी आसान होगी। अगर सड़कें नहीं होंगी तो कहीं जाना मुश्किल होगा। ओके, तो अब एक्सेसिबिलिटी यानी कि नियर बाई शहरों में जाना, नियर बाई गाँव में जाना आसान हो गया है, जिससे आप आसानी से एजुकेशन ले सकते हैं। अगर आपने पहले के जो हमारे देश के जो महान विभूतियाँ रही हैं तो पता ये चलता है कि उस समय में स्थिति ऐसी थी कि कई लोग जो है नदी तैर करके उस पार पढ़ाई करने जाते थे। अंबेडकर साहब के बारे में ही बात की जाती है कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली हुई हैं, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। तो स्थिति ऐसी थी हमारी, तो उस चीज़ में क्या हुआ कि ऐसे ही क्या है कि एजुकेशन पाना भी, मतलब एजुकेशन पाना तो अलग चीज़ हो गई, पहले तो वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। ओके, तो ऐसे में अगर सड़क बन गई है तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, ग्रामीण लोग अब आसानी से हेल्थ केयर फैसिलिटी, पहले पता चल रहा है अगर घर में कोई बीमार पड़ जा रहा है तो उसको चारपाई वगैरह पर लाद करके किसी तरह से वहाँ पर ले जा रहे हैं क्योंकि सड़कें नहीं हैं, तो ये चीज़ भी अच्छी हो गई है। अब उसके बाद अपना कोई सामान बनाते हैं जो ग्रामीण लोग, जैसे ढोल वगैरह ग्रामीण लोग बनाते हैं मान लीजिए, तो उसको ले जा करके मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हुए हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों के बन जाने से। ओके, तो ये हो गया जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, पहली बात तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था ताकि बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके, यानी कि उन जगहों को अनकनेक्टेड जो हैबिटेट्स हैं, जो आवास हैं, जो बस्तियां हैं जो कि कनेक्टेड नहीं हैं सड़कों से, उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए ताकि गरीबी को घटाया जा सके। ओके, उसके बाद में अगर प्लेन एरिया है तो जहाँ पर 500 लोग रहते हैं, और अगर स्पेशल कैटेगरी यानी हिली एरिया वगैरह है तो जहाँ पर 250 लोग या उससे ज़्यादा लोग एक जगह पर रहते हैं, उनको कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, अब स्पेशल कैटेगरी के राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उसके अलावा मतलब आदिवासी एरिया, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो हो गए और डेजर्टेड एरिया वगैरह हैं, यहाँ पर जो है 250 लोग या इकट्ठे 250, यानी अगर सोचिए आपके गांव के आसपास में कोई छोटा सा गांव है जहाँ सिर्फ जो है 40 परिवार रहते हैं या 40 लोग टोटल रहते हैं, तो वहाँ पर अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं जाएगी। ओके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जाने के लिए प्लेन एरिया में मिनिमम 500 लोग और डिफ़िकल्ट एरिया में मिनिमम 250 लोग होने चाहिए इकट्ठे रहते हुए। ओके, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ कोशिश की है कि हाई लेवल का और एक समान का टेक्निकल और मैनेजमेंट स्टैंडर्ड जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करता है। इसमें जब भी सड़कें बने तो वो एक हाई स्टैंडर्ड की और एक जैसे टेक्निकल और मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की बने। इसके लिए पॉलिसी डेवलपमेंट का काम और प्लानिंग का काम स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर होना चाहिए ताकि गाँव का जो ये रूरल रोड नेटवर्क है उसको सस्टेनेबल मैनेजमेंट मिल सके।
प्रॉपर, देखिए मैंने बताया आपको सड़कें बनवाना मुश्किल नहीं है, सड़कों को मेंटेन करते रहना है। ओके, तो यहाँ पर मेंटेनेंस का काम भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल में सड़कें खराब होने लगती हैं लोगों के चलने से। ओके, अब अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फिगर जो भी राज्य सरकारों ने उपलब्ध करवाया है, तो ये पता चलता है कि कोर नेटवर्क में ऐड होने के लिए 1.67 लाख, है ना, 1,67,000 जो है अनकनेक्टेड हैबिटेट्स अभी भी मौजूद हैं हमारे देश में, जिनको इस प्रोग्राम के अंतर्गत कवर किया जा सकता है। और इस मतलब 1.67 लाख मतलब जो ये हैबिटेट्स हैं, जो कनेक्टेड नहीं है, जो बस्तियां हैं सड़कों से कनेक्टेड नहीं, उनको कवर करने के लिए 3.71 लाख किलोमीटर की नई सड़कें बनानी पड़ेंगी और 3.68 लाख किलोमीटर की सड़कों को अपग्रेड करना होगा, उनको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के स्टैंडर्ड पर लाना होगा। उसके बाद में वर्ष 2020 और 21 में 2020 एंड 21 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7.6 लाख किलोमीटर सड़कों को बनाने का, रिपेयर करने का सैंक्शनिंग दे रखा है। अब ये बन भी गई होंगी मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से विच हैव रिजल्टेड इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी टू रूरल पीपल। अब ग्रामीणों को आसानी से एक्सेसिबिलिटी मिल पा रही, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अब एजुकेशन जो है अंडरटेक कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। ये दो हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी, लेकिन हम यहाँ पर ग्रामीण ही पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रूरल बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें ग्रामीण की ही रहेंगी। इंदिरा आवास योजना जो थी उसी को रीस्ट्रक्चर करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का पहले क्या नाम था, या किस योजना को रीस्ट्रक्चर करके प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, तो इट वाज इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना को ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से जाना गया अप्रैल 2016 से। और इसमें ये किस पर्पज़ से है, टू मीट द चैलेंजेस ऑफ इंश्योरिंग हाउसिंग फॉर ऑल बाई ईयर 2022। मतलब कि जो है सभी के लिए घर, हाउसिंग फॉर ऑल जो है का टारगेट रखा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि वर्ष 2022 तक सभी को हाउसिंग फॉर ऑल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उसी चैलेंज को मीट करने के लिए ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लाया गया था। ओके, इस स्कीम में प्रायोरिटी दी गई किनको, उनको प्रायोरिटी दी गई जिन घरों में फीमेल हेडेड है, मतलब ऐसा परिवार जिसमें महिलाओं का जो है हेड है, मतलब मेल जो है नहीं डोमिनेटिंग है, फीमेल डोमिनेटिंग है। मतलब कहने का ये है कि जिनमें औरतें जो है घर को संभालती हैं, आगे बढ़ाती हैं उन परिवारों को, और या फिर जिनके सिंगल गर्ल चाइल्ड है, ऐसे घर जिनमें सिर्फ एक ही बेटी है, उनको जो है इनमें मतलब सिलेक्शन करते समय बेनिफिशियरी का प्रायोरिटी दी गई है। ओके, उसके बाद में ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल कंप्लीट होने पर 31 मार्च 2021 को इस स्कीम के 5 साल जब पूरे हुए तो 1.63 करोड़ घर जो हैं बनाए जा चुके हैं। कितने, 1.63 करोड़, यानी 1,63,00,000 घर गाँव में बनवाए सरकार ने 5 वर्षों में। और कितने रुपए सैंक्शन किए गए, 1,47,00,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। 1.47 लाख करोड़, इतने लाख करोड़ रुपए जो है सैंक्शन किए गए थे राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पहले नाम क्या था, इंदिरा गांधी आवास योजना, इंदिरा आवास योजना था, सॉरी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग हाउसेज टू द एलिजिबल बेनिफिशियरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण also addresses the basic need of household through convergence with other government scheme। तो ये बोल रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ना, वो लोगों को घर तो प्रोवाइड ही करती है, पक्का घर तो प्रोवाइड ही करती है, साथ ही साथ उनकी बेसिक जो ज़रूरतें हैं उसका भी ख्याल रखती है। कैसे, दूसरी गवर्नमेंट स्कीमों के साथ में मिल करके। दूसरी गवर्नमेंट स्कीमों में मिल करके क्या मतलब है, जो बेनिफिशरी है जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो है घर मिला, उसको जो है 90 से 95 दिन, 90 to 95 डेज इन अ ईयर उसे मनरेगा में वर्क भी दिया गया। ओके, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो व्यक्ति का घर भी बनवाया सरकार ने, साथ ही साथ में उसको जो है 90 to 95
डेज का पर ईयर जो है मनरेगा में अनस्किल्ड लेबर करने का यानी कि कमाई करने का जो है मौका भी दिया। तो ये भी एक फ़ायदा हुआ कि वो व्यक्ति को जॉब मिल गई मनरेगा में 90 से 95 दिन कमाने का। साथ ही साथ में जो घर बनाए गए उनमें टॉयलेट बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रोग्राम की सहायता ली गई, ताकि उन घरों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में घर बने हैं वहाँ पर टॉयलेट भी बनवाए जा सकें। द असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट शैल बी लेवरेज्ड थ्रू कन्वर्जेंस विद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रोग्राम। ओके, तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट है उसको भी करवाया गया उन घरों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। तो ध्यान रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत टॉयलेट भी बनवाए जाते हैं। उसके साथ में ड्रिंकिंग वाटर के लिए पाइप वाली फैसिलिटी यानी कि पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, पाइपें डाली गई हैं जिनसे ड्रिंकिंग वाटर आने लगा है। इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आसानी से प्रोवाइड किया गया। एलपीजी गैस का कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इनको दिया गया। अंडर डिफरेंट स्कीम प्रोग्राम इज आल्सो कवर्ड अंडर इट। तो मतलब इस तरीके से गवर्नमेंट ने सिर्फ जो है घर नहीं बनवाए, बल्कि उनको जिनको घर बना करके दिए उनको और भी जो है गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी थी उनका भी फ़ायदा यहाँ पर दिलवाया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स हमने ये समझ लिया किसके बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। तो देखिए अब तक हमने जो है टोटल 4 स्कीमें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। दूसरा हमने मनरेगा के बारे में पढ़ा, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, मनरेगा के बारे में पढ़ा। तीसरा हमने जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में पढ़ा। और चौथा फ्रेंड्स हम ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये 4 ही स्कीम है जिन्हें पॉवर्टी एलिवेशन के लिए यूज किया गया है। बाकी ये जो स्कीमें हैं फ्रेंड्स ना, जैसे इसको हम पॉवर्टी एलिवेशन ना कह करके वेलफेयर स्कीम बोलते हैं, ये अलग से एक टॉपिक है वेलफेयर स्कीम का। तो वेलफेयर स्कीम में अलग चीज़ें आती हैं, ये गरीबों का भला करने के लिए है, उनका वेलफेयर करने के लिए है। लेकिन गरीबी को हटाने के लिए अगर पूछा जाता है सवाल कि पॉवर्टी रिडक्शन में कौन सी स्कीमें यूज की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, तो 4 स्कीमें हैं। DNRLM है, मनरेगा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। इतनी स्कीमें जो हैं फ्रेंड जिन्होंने पॉवर्टी को घटाया था। ध्यान दीजिएगा ताकि गलती ना हो, क्योंकि जो कुछ भी पढ़ा दूंगा उसमें अगर गलत हो गया तो आप नुकसान कर बैठोगे अपना। ओके, तो ध्यान रखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण था उसको जो है पहले किस नाम से जानते थे, इंदिरा आवास योजना। उसी योजना को रीस्ट्रक्चर करके कुछ चेंजेस करके अप्रैल 2016 में इसको नाम दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और ये इसलिए किया गया ताकि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था कि वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास अवेलेबल करवाना है, हाउसिंग फॉर ऑल अवेलेबल करवाना है, उसी चैलेंज को मीट करने के लिए ही इसका नाम रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह की गई। उसके बाद में यहाँ पर प्रायोरिटी उनको दी गई जिन घरों में औरतें जो है लीड करती हैं, औरतें हेड हैं। ओके, उसके साथ में अगर कोई घर है जिसमें सिंगल चाइल्ड है, एक ही बेटी है, तो उसको भी बेनिफिशियरी सिलेक्ट करते समय प्रायोरिटी दी जाती है। 5 साल कंप्लीट होने पर इस योजना के, देखिए अप्रैल 2016 में शुरू हुई थी, 31 मार्च 2021 को जब इसके 5 साल पूरे हुए तो 1,63,00,000 जो है घर बनवाए जा चुके थे, पक्के घर बनवाए जा चुके थे ग्रामीण एरिया में। और साथ ही साथ में ध्यान रखेंगे 1,63,00,000, ठीक है, 1.63 करोड़ हाउसेस बनवाए गए थे। और साथ ही साथ में स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो है यूनियन टेरिटरीज को 1.47 लाख करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो थी उसने जो है घर तो प्रोवाइड ही किए, साथ ही साथ में जो उन बेनिफिशियरी जो थे उनको जो है उनकी जो और बेसिक नीड्स थी उनको भी जो है पूरा करने की कोशिश की गई विद द हेल्प ऑफ अदर गवर्नमेंट स्कीम। जो दूसरी गवर्नमेंट स्कीम थी उनकी सहायता ले करके उनकी बेसिक नीड पूरा करने की कोशिश की गई। जैसे मनरेगा में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, तो मनरेगा एक्ट में, मनरेगा स्कीम में 90 से 95 डेज जो है इन अ ईयर उनको काम दिया गया। किसको, जो बेनिफिशियरी थे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के, ताकि वो थोड़ा बहुत कमाई कर सकें। उसके साथ में जो घर बनवाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उनमें
टॉयलेट भी बनवाया गया। वो टॉयलेट किस स्कीम के तहत बनवाया गया? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बनवाया गया। तो मतलब एक ही स्कीम को फ़ायदा ना दिलवा करके उनको और भी, जैसे एलपीजी गैस के कनेक्शन दिलवाए गए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, है ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। उसी तरीके से पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो है जैसे शहरों में पाइप के सहारे जो है पानी आता है और उसी को हम यूज करते हैं, वहाँ पर नल वगैरह, शहरों में नल, ट्यूबवेल, बोरिंग ये सब नहीं होती हैं। ओके, वो गवर्नमेंट जो पानी सप्लाई करती है उसी को ही पीना होता है। ओके, तो ये पाइप ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अब जो है गांव में भी जाने लगी है। इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन प्रोवाइड किए गए डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम के तहत, एलपीजी के कनेक्शन प्रोवाइड किए गए। तो ये सारी चीज़ों को, जितनी भी अदर गवर्नमेंट स्कीम थी, उनका भी फ़ायदा उन लोगों को दिलवाया गया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि हमने अब तक टोटल 4 स्कीमें पढ़ी हैं जिनको पॉवर्टी रिडक्शन के लिए लागू किया गया था। पहला दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। फिर दूसरा जो है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा दूसरी स्कीम थी। तीसरा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। और उसके बाद चौथी स्कीम जो हमने देखी अभी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये 4 स्कीमें हैं फ्रेंड जो कि चलाई गई थी किसके लिए? पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। अब कुछ स्कीमें जिन्हें हम वेलफेयर स्कीम बोलेंगे, गरीबों का भला करने वाली स्कीमें बोलेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जिसमें से पहला है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो है लोगों को जो राशन बंटता है, जो आप राशन की दुकानों पर या फिर जो है वहाँ कोटेदार के यहाँ जाते हैं, कोटे पर जाते हैं, है ना, इन दुकानों का एक नाम भी होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट रुकिए, मैं नाम बताता हूँ इसका। ये होता है फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं। ओके, एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप पर जब आप जाते हैं गेहूँ चावल वगैरह लेने, तो उसी को ही बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये स्कीम भी जो है इन्हें वेलफेयर स्कीम बोलते हैं। यहाँ पर भी प्रायोरिटी रिडक्शन किया जा रहा है, गरीबी को हटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है विद द यूज ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस का यूज करके पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेफ्टी नेट प्रोग्राम इन इंडिया, सेटअप टू प्रोवाइड सब्सिडाइज ग्रेन्स टू पुअर। ठीक है, तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सेफ्टी नेट प्रोग्राम है, मतलब जनमानस को सुरक्षा देने वाला, उनके खाने की व्यवस्था करने वाला अपने आप में एक लार्जेस्ट प्रोग्राम है, शायद दुनिया का सबसे लार्जेस्ट भी होगा। ओके, और इसको सेटअप किस लिए किया गया था? ताकि जो है गरीबों को सब्सिडाइज जो है ग्रेन यानी कि अनाज, सस्ता अनाज जो है, सब्सिडी वाला अनाज उपलब्ध करवाया जा सके, इसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सेटअप किया गया था। ऑल्दो इट बिगेन एज यूनिवर्सल प्रोग्राम इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड शॉर्टेज इन अर्ली ईयर्स ऑफ द नेशन। शुरुआत में जब इसे लागू किया गया था तो खाने की कमी थी। हरित क्रांति से पहले हमारे देश में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, खाने की कमी थी, हमारे पास फूड उतना नहीं हो पाता था कि हम जितना 2 वक्त का जो है सभी पूरा देश खाना खा पाए, ऐसा इतना भोजन भी हम, मतलब इतना अनाज भी हम नहीं उगा पाते थे हरित क्रांति से पहले। तो इसे शुरुआत में यूनिवर्सल प्रोग्राम यानी कि सबको कवर करने के लिए शुरुआत में लगाया गया था कि सभी लोगों, क्योंकि भाई खाने की कमी है तो उसमें क्या गरीब क्या अमीर जब खाने की कमी है। ओके, तो ये यूनिवर्सल प्रोग्राम था फूड शॉर्टेज को जो है फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शुरुआती दिनों में। ठीक है, लेकिन सिंस 1997 से इट हैज़ बीन टारगेटेड टुवर्ड्स द पुअर, लेकिन 1997 से इसने जो है सिर्फ गरीब लोगों को जो है मतलब टारगेट करना शुरू किया, सिर्फ गरीबों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी गई, अमीरों को अब छोड़ दिया गया था इससे। ओके, प्रोवाइडिंग, इसमें क्या किया जाता है? चावल, गेहूँ, राइस, व्हीट, शुगर, चीनी, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल एट हाईली सब्सिडाइज प्राइस टू द पुअर, गरीबों को बहुत सस्ते रेट पर 2 रुपये केजी, 5 रुपये केजी, इस तरीके के दाम में इनको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ऑल्दो हाउस होल्ड एबव द पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो APL हैं एबव पॉवर्टी लाइन, ये BPL की बात हो रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को, गरीब का मतलब यहाँ पर है। ठीक है, जो एबव पॉवर्टी लाइन है वो भी इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं एट इकोनॉमिक कास्ट, लेकिन उनको थोड़ा सा ज़्यादा पैसे देने होंगे। इकोनॉमिक कास्ट जो भी मतलब सब गवर्नमेंट डिसाइड करे कि इतने रुपए में बेचेंगे, उतना ही देना पड़ेगा। ओके, अंडर द PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टेट्स वर रिक्वायर्ड टू फार्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट फूल प्रूफ
arrangement for identification of the poor, for delivery of food grain and for its distribution in a transparent and accountable manner at fair price of लेबल। ठीक है, तो इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गांवों को जिम्मेदारी, सॉरी राज्यों को जिम्मेदारी गई, स्टेट्स को जिम्मेदारी दी गई कि आप एक फुल प्रूफ अरेंजमेंट कीजिए। पहली ज़रूरत यह है कि गरीबों की पहचान की जानी आवश्यक है। गरीबों को आप पहचानिए, बिना गरीबों को पहचाने काम नहीं बनने वाला है। क्यों, ऐसा क्यों है भाई? अगर ठीक गरीब को, जो गरीब है उसी के लिए ये सुविधा दी जानी है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को, और अगर इसका फ़ायदा अमीर उठाएंगे तो फिर स्कीम का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये कहा गया कि आप जो है गरीबों की पहचान अच्छे से करिए, ताकि जो है गरीबों की पहचान हो जाए, ताकि उनको हम फूड ग्रेन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकें ट्रांसपेरेंट मैनर में और अकाउंटेबल मैनर में, मतलब कि पारदर्शी तरीके से और अकाउंटेबिलिटी के साथ में हम फेयर प्राइस शॉप लेवल पर जो फूड ग्रेन है उसको उपलब्ध करवा सकें। यानी कि कौन व्यक्ति गरीब है कौन नहीं गरीब है, इसको पहचानने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। और साथ ही साथ उससे कहा गया कि तुम जो है फूड ग्रेन वगैरह की डिलीवरी करवाना, डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, ये सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट मैनर में खुद देखोगे। ओके, उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। अब इसमें गरीबों की पहचान कैसे की गई, तो उसके लिए पहचान करने के लिए जो लेट प्रोफेसर लकड़वाला थे, ठीक है, यानी कि प्रोफेसर लकड़वाला जो कि स्वर्गवासी हो गए हैं, प्रोफेसर लकड़वाला जो थे उन्होंने क्या दिया था, एक मेथोडोलॉजी दी थी, जिसको मेथोडोलॉजी को बोलते हैं एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एस्टिमेशन ऑफ प्रोपोर्शन एंड नंबर ऑफ पुअर। ठीक है, तो एक मेथोडोलॉजी थी प्रोफेसर लकड़वाला की, एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एस्टिमेशन ऑफ प्रोपोर्शन एंड नंबर ऑफ पुअर। इन्होंने गरीब कितने गरीब हैं उसको एस्टिमेट करने के लिए एक थ्योरी लाई थी, जिसको प्लानिंग कमीशन ने 1993-1994 में एक्सेप्ट किया कि जो ये प्रोफेसर लकड़वाला की जो मेथोडोलॉजी बताती है जितने लोग गरीब हैं उन्हीं को ही हम गरीब मानेंगे। ठीक है, और उसी हिसाब से प्लानिंग कमीशन ने स्टेट वाइज, राज्य वाइज कितने जो है गरीब हैं उसका डेटा इकट्ठा किया था। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें जो है किस मेथोडोलॉजी के तहत जो है गरीबों की पहचान की जाती है, तो एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एस्टिमेशन ऑफ प्रोपोर्शन एंड नंबर ऑफ पुअर। ठीक है, इसको हेड किसने किया था, तो प्रोफेसर लकड़वाला की टीम ने इसको हेड किया था, और इसको प्लानिंग कमीशन ने 1993-1994 में पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए स्टेट वाइज यूज किया था। ओके, एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन इन स्टेट यूनियन टेरेटरी वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कंजम्पशन इन द पास्ट। कितना जो है फूड ग्रेन, कितना अनाज जो है राज्यों को और यूनियन टेरेटरी को देना है वो निकाला जाता है एवरेज कंजम्पशन पिछले 10 सालों में कितना हुआ है, पिछले पास्ट 10 ईयर में कितना जो है कंजम्पशन हुआ है, उसी के हिसाब से ही इनको अनाज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, TPDS क्या होता है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है फ्रेंड्स। ओके, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पिछले 10 साल में कितना अनाज कंज्यूम किया है किसी राज्य ने, उसी के आधार पर ही इनको अनाज दिया जाता है। उसके बाद में लोगों के मतलब जो इनकी कमेटी थी उनके बीच में सहमति बनी, और ये माना गया कि जो है अभी इतना जो फूड ग्रेन हम दे रहे हैं, इतना अनाज जो दे रहे हैं BPL फैमिली को, उससे टारगेट नहीं पूरा हो पा रहा है, यानी कि काम नहीं पूरा हो पा रहा है। लोगों को 5 किलो अनाज से या 10 किलो गेहूँ दे देने से काम नहीं बन रहा था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो BPL फैमिली हैं उनको अब 10 किलो की जगह से 20 किलो अनाज दिया जाएगा ना, 10 किलो से 20 किलो अनाज दिया जाएगा। फ्रॉम 10 kg to 20 kg ऑफ फूड ग्रेन पर फैमिली पर मंथ एट 50% ऑफ इकोनॉमिक कास्ट दिया जाएगा। ओके, तो ये कहा गया कि जो BPL फैमिली हैं उनको 10 किलो से 20 किलो के अनाज जो है पर फैमिली दिया जाएगा 50% इकोनॉमिक कास्ट पर। ओके, और एलोकेशन टू APL फैमिली एज इकोनॉमिक कास्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2000। तो 1 अप्रैल 2000 से ये बात कही गई, मतलब जैसे मान लीजिए 5 किलो गेहूं और 5 किलो जो है चावल देने का प्रोविज़न है, लेकिन मान लीजिए इससे गरीब की अगर ज़रूरत नहीं पूरी होती है तो अगर BPL फैमिली चाहे तो वो 10 kg से 20 kg तक पर फैमिली जो है पर मंथ ले सकता है अनाज, लेकिन वहाँ पर इकोनॉमिक कास्ट का 50% पे करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत एकदम नॉमिनल कास्ट है, 2 रुपये kg 5 रुपये kg है, पर यहाँ पर अगर मान लीजिए उस गरीब की ज़रूरत नहीं पूरी होती तो वो चाहे तो 50% इकोनॉमिक कास्ट पर ये अनाज ले सकता है। कब से, 1 अप्रैल 2000 से। और एबव पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनको इकोनॉमिक कास्ट पर देना पड़ेगा, यानी फुल दाम देना पड़ेगा। मान लीजिए 20 रुपये kg है तो पूरा 20 देना पड़ेगा, जबकि यहाँ जो BPL फैमिली है उसको 50% डिस्काउंट है तो 10 रुपये पर kg के हिसाब से मिल जाएगा। ओके, उसका नंबर ऑफ BPL फैमिलीज वाज इंक्रीज्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2000।
ठीक है। तो हुआ क्या कि 1 दिसंबर 2000 से नंबर ऑफ जो बीपीएल फैमिली थी उनका नंबर बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि पहले क्या था कि जो प्रोजेक्शन लिया जाता था जो पॉपुलेशन का 1995 में, यानी कि 1995 में कितनी पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से नंबर ऑफ बीपीएल फैमिली लिया जाता था। लेकिन इसको फिर शिफ्ट किया गया 1 मार्च 2000, ओके, कि 1 मार्च 2000 को कितनी नंबर ऑफ फैमिली है हमारे देश में उस पर ले गए, और उस हिसाब से जो बेस बदलने की वजह से नंबर ऑफ बीपीएल फैमिली बढ़ गई। क्योंकि 1995 में हमारी जो जनसंख्या थी वो अलग थी, और 2000 में हमारी जो जनसंख्या थी वो अलग हो गई। इस वजह से नंबर ऑफ बीपीएल फैमिली बढ़ गई। ओके, तो नंबर ऑफ बीपीएल फैमिलीज वाज इंक्रीज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2000 बाई शिफ्टिंग द बेस टू पॉपुलेशन प्रोजेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एज ऑन 1 मार्च 2000 इंस्टेड ऑफ अर्लियर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन 1995। ओके, तो पहले जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन था 1995 को लिया जाता था, अब जो है 2000 को लिया जाता है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन को, ठीक है। और इस बेस के बदलने की वजह से 1 दिसंबर 2000 को नंबर ऑफ बीपीएल फैमिली बढ़ गई। अब कितनी हो गई नंबर ऑफ फैमिली? इस इंक्रीज के साथ टोटल नंबर ऑफ बीपीएल फैमिली जो है 652.03 लाख, 652.03 लाख फैमिली ऐसी हैं, यानी कि 652 लाख घर ऐसे हैं, है ना। 652 लाख, मेरे ख्याल से 6,52,00,000 ऐसे घर हैं जो बीपीएल फैमिली में आते हैं। अगेंस्ट पहले लगभग 600 थे, अब 652 हो गए। ओरिजिनली एस्टिमेटेड व्हेन टीपीडीएस वाज इंट्रोड्यूस इन जून 1997। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जब जून 1997 में लागू किया गया था, तो यहाँ पर लगभग 600 जो है बीपीएल फैमिली थी, 600 लाख, और अभी 652 लाख बीपीएल फैमिली हो गई जब हमने 1995 की पॉपुलेशन ना लेकर के 2000 की पॉपुलेशन को लिया। अंडर TPDS targeted public distribution system, the end retail price was fixed by state and union territories after taking into account margin for wholesaler, retailer, transportation charges, levies, local tax। ठीक है, तो मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक एंड रिटेल प्राइस, यानी कितने रुपए में गेहूं या चावल को गरीबों को बेचा जाएगा, उसको स्टेट और यूनियन टेरिटरी फिक्स किया करती थी। कैसे? जब वो फिक्स करते थे तो वो होलसेलर को भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट में जो चार्जेज लग रहे हैं यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग में, और जो टैक्स वगैरह लग रहे हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद में प्राइस फिक्स किया जाता था। लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट ने रूल लगा रखा था, राज्यों को पहले कहा गया था कि जो फूड ग्रेन है उसको जो प्राइस लगाना है वो कितना होना चाहिए, 50 पैसा पर केजी ओवर एंड एबव 10 CIP फॉर बीपीएल फैमिलीज। तो जो बीपीएल फैमिली हैं उनको बेचना था 50 पैसे ज़्यादा ले लीजिए जितना भी CIP है। CIP क्या है? सेंट्रल इशू प्राइस। CIP क्या है? सेंट्रल इशू प्राइस इज द प्राइस एट विच सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स दीज फूड ग्रेन अवेलेबल टू स्टेट। तो मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 रुपये में व्हीट अवेलेबल करवाया, ठीक है, 3 रुपये में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप ऐसा करो कि 50 पैसे और जोड़ लो इसमें, 3 रुपये का तो मैं दे ही रहा हूँ, इसमें 50 पैसे और जोड़ लो, तो 3.5 रुपये में गरीबों को आप जो है ये अनाज उपलब्ध करवाओ। पहले ऐसा कहा गया था, लेकिन 2001 में ये लिमिट ये जो था ये सिस्टम हटा दिया गया। फ्लेक्सिबिलिटी वाज गिवन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द मैटर ऑफ फिक्सिंग द रिटेल इशू प्राइस। ठीक है, बाद में इनको आज़ादी दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को, यूनियन टेरिटरी को आज़ादी दी गई कि अब आप अपने हिसाब से रिटेल प्राइस फिक्स कर सकते हैं कितने में गरीबों को देना है। और यहाँ पर ये जो लिमिट थी 50 पैसे पर किलोग्राम ओवर एंड अबव बेचना है CIP से, सेंट्रल इशू प्राइस से, वो वाली कंडीशन हटा दी गई। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन अंडर TPDS। ठीक है, तो अब राज्यों को आज़ादी है, वो अपने हिसाब से दाम फिक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड, जो है काफ़ी सारी चर्चा हुई इसमें। हमने किसके बारे में बात की? पुअर्टी रिडक्शन, गरीबी को उन्मूलन किया गया, घटाने की कोशिश की गई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सहायता से। तो बात हम कर रहे हैं यहाँ पर PDS की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जिसमें हमने गरीबी रिड्यूस करने की कोशिश की है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS जो है लार्जेस्ट सेफ्टी नेट प्रोग्राम है इंडिया का, जिसमें सब्सिडाइज जो है अनाज दिया जाता है गरीबों को, सब्सिडी वाला, यानी कि सस्ते में अनाज प्रोवाइड किया जाता है गरीबों को। ध्यान रखेंगे PDS क्या है, तो सस्ता अनाज जो है गरीबों को देने के प्रोग्राम को ही PDS बोलते हैं। उसके बाद में ये शुरुआत में यूनिवर्सल प्रोग्राम के लिए शुरू किया गया, यानी इसमें सबको जो है, चूँकि हमारे देश में खाने की शॉर्टेज थी, फूड की शॉर्टेज थी, इसलिए शुरुआती दिनों में इसे यूनिवर्सल प्रोग्राम में
रखा गया, यानी कि सभी लोगों को मदद की जाती थी, सबको सस्ता अनाज दिया जाता था। लेकिन 1997 से इसको जो है शिफ्ट कर दिया गया, अब सिर्फ गरीबों को इसमें अनाज दिया जाना शुरू किया गया, जैसे राइस यानी चावल, व्हीट यानी गेहूँ, शुगर यानी चीनी, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, इनको हाईली सब्सिडाइज प्राइस पर गरीबों को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, आल्दो हाउस होल्ड एबव पॉवर्टी लाइन में एक्सेस, यानी कि जो एबव पॉवर्टी लाइन वाले हैं वो भी इसको एक्सेस कर सकते हैं एट इकोनॉमिकल कास्ट, लेकिन उनको एक ठीक ठाक जो कास्ट होती है उसको देना पड़ता है। इसमें पीडीएस में राज्यों को जिम्मेदारी दी गई कि वो गरीबों की पहचान करें और उनको फूड ग्रेन डिलीवर करवाएं, डिस्ट्रीब्यूशन उसका करवाएं अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट मैनर में, फेयर प्राइस शॉप लेवल पर। फेयर प्राइस शॉप वही जो आप कोटेदार की जो दुकान पर जाते हैं, कोटेदार के घर जाते हैं, उसे ही एफपीएस फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं। आप देखेंगे तो वहाँ लिखा भी हुआ होगा। ओके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर कैसे किया गया, तो गरीबों की पहचान करने के लिए प्रोफेसर लकड़वाला के मतलब जो हेड थे लकड़वाला, प्रोफेसर लकड़वाला हेड थे, उनके लिए एक उनकी जो टीम थी उन्होंने एक जो है मेथोडोलॉजी दी जिसको बोले एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एस्टिमेशन ऑफ प्रोपोर्शन एंड नंबर ऑफ पुअर। गरीबों को कितने नंबर ऑफ गरीब हैं, कितने प्रोपोर्शन में गरीब हैं, इस पर एक एक्सपर्ट ग्रुप बना था जिसके हेड जो है प्रोफेसर लकड़वाला थे। उन्हीं की मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करके ही गरीबों को पहचान किया जाता है और इसको प्लानिंग कमीशन ने 1993-1994 में अपनाया था। ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब कितना अनाज जो है फूड ग्रेन स्टेट या यूनियन टेरेटरी को देना है, इसको हम देखते हैं कैसे, एवरेज कंजम्पशन पास्ट में कितना किया गया उसके आधार पर। ओके, अब एवरेज कितना कंजम्पशन किया गया है उसको पिछले 10 वर्षों में, पास्ट 10 ईयर में कितना जो है फूड ग्रेन का कंजम्पशन हुआ है उसको देख करके ही इनको अनाज राज्य सरकारों को, यूनियन टेरेटरी को प्रोवाइड किया जाता है। और टीपीडीएस जो है 10 साल पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड किया गया। उसके बाद में बीपीएल फैमिली को सहमति बनी कि अगर इनको जैसे जितना हम राशन दे रहे हैं उससे पूरा नहीं पड़ रहा है तो 10 किलो से लेकर के 20 किलो तक अनाज जो है फूड ग्रेन हर फैमिली ले सकती है। हर महीने 50% देना पड़ेगा इकोनॉमिकल कास्ट का। इकोनॉमिकल कास्ट अगर 20 रुपीज़ है तो 10 रुपये में अनाज मिल जाएगा, लेकिन इनको 10 रुपये देने पड़ेंगे। ओके, अगर जैसे कई लोगों की ज़रूरत नहीं पूरी हो पा रही थी, फैमिली में इतने मेंबर हैं, हो सकता है उतने में राशन ना पूरा हो पा रहा हो, और एपीएल अगर एबव पॉवर्टी लाइन वाले लोग चाहते हैं तो उनको इकोनॉमिक कास्ट यानी अगर 20 रुपीज़ का गेहूं है तो 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये बात हुई 1 अप्रैल 2000 से। ओके, उसके बाद में नंबर ऑफ बीपीएल जो फैमिलीज़ थी वो ज़्यादा हो गई। कब? दिसंबर 2000 में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन लिया जाता था 1995 का लिया जाता था, फिर इसको बदल करके 1 मार्च 2000 का पॉपुलेशन प्रोजेक्शन लिया जाने लगा। मतलब कि 1995 में मान लीजिए जो है 100 करोड़ पॉपुलेशन थी तो 2000 में 110 करोड़ हो गई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, करेक्ट डेटा नहीं है, ठीक है। तो 110 करोड़ लोगों का जब डेटा लिया गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ बीपीएल फैमिलीज बढ़ करके 652 लाख हो गई, यानी कि 6 करोड़ 52 लाख जो है परिवार ऐसे थे जो बीपीएल परिवार में आते थे, ठीक है। और ओरिजिनली जब टीपीडीएस टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शुरुआत की गई थी 1997 में जून में, तो उस समय लगभग 600 लाख परिवार थे, यानी 6 करोड़ परिवार ऐसे थे जो कि आते थे। किस कैटेगरी में फ्रेंड्स आते थे आपके? ये सब आते थे बीपीएल फैमिली में। ओके, उसके बाद में टीपीडीएस में जो एंड रिटेल प्राइस है उसको फिक्स किया जाता है राज्यों और यूनियन टेरेटरी द्वारा। तो फिक्स करने में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं? होल सेलर को या रिटेलर को कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा निकल आए, जो लोकल टैक्सेस वगैरह हैं उन सब का पैसा निकाल करके, यानी इन सभी चीज़ों को जोड़ करके तभी जो है एंड जो है रिटेल प्राइस फिक्स किया जाता था। इसमें गवर्नमेंट ने पहले, केंद्र सरकार ने कहा था स्टेट गवर्नमेंट से कि जो भी CIP है, जो सेंट्रल इशू प्राइस है, जिस प्राइस पर हम आपको अनाज देते हैं उसमें 50 पैसा और जोड़ करके आप जो है गरीबों को, बीपीएल परिवारों को अनाज दे दीजिए। पहले ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था, लेकिन 2001 से 2001 फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि अब अपने हिसाब से आप रिटेल का प्राइस इशू कर सकते हो। ये हम क्राइटेरिया हटा ले रहे हैं कि अब 50 पैसे ज़्यादा लेना है CIP से। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। जो है आगे आती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये योजना तब आई थी फ्रेंड जब कोरोना वायरस आया था। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा पैकेज लॉन्च किया था, याद हो, 1.70 लाख करोड़ का,
1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इशू किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो ये उसी के बारे में है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किससे रिलेटेड है? तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज, रिलीफ पैकेज जो है लॉन्च किया था गरीबों के लिए, उसे ही बोलते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। याद रखिएगा। ओके, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राहत पैकेज 1.70 लाख करोड़ का एक राहत पैकेज लॉन्च किया था, उसे ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कहा गया। ओके, इट वाज अनाउंस्ड इन मार्च 2020, मार्च 2020 में इसको अनाउंस किया गया था। टू रीच आउट टू पुअरेस्ट ऑफ पुअर, गरीबों में भी जो सबसे गरीब हैं उन तक पहुंचने की, विथ फूड एंड मनी इन हैंड, मतलब पैसा और खाना दोनों पहुंचाने की कोशिश की गई। सो दैट दे डू नॉट फेस डिफ़िकल्टी, ताकि वो कठिनाई का सामना ना करें। इन बाइंग इसेंशियल सप्लाई एंड मीटिंग इसेंशियल नीड्स, ताकि वो जो इसेंशियल सप्लाई है, ज़रूरी चीज़ें उनको खरीद सकें, जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं उनको मीट कर सकें। इसी के लिए जो है मार्च 2020 में अनाउंसमेंट हुई थी। ठीक है, उसके बाद में पैकेज में क्या क्या था जो है, उस पैकेज में जो 30 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का पैकेज लाया गया, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी, तो आइए बात कर लेते हैं। पहला, इंश्योरेंस दिया गया। जितने भी हेल्थ वर्कर जो है कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे थे, फाइट कर रहे थे कोविड से, उनको 50 लाख पर हेल्थ वर्कर का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया। ओके, उसके बाद में एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर फ्रॉम अप्रैल 2021, इसके बाद में इसको अप्रैल 2021 में 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया था। ओके, तो जितने भी कोविड से लड़ने वाले जो हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ बॉय जो भी हैं, जिन्होंने जो हेल्थ से रिलेटेड सुविधाएं उपलब्ध करवा दें, उनको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया इस पैकेज के तहत। उसके बाद में 80 करोड़ जो गरीब लोग थे, 80 करोड़ जो गरीब लोग थे, उनको 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल उनकी पसंद की, और दिया गया फ्री हर महीने 3 महीने तक। ठीक है, शुरुआत में 3 महीनों तक कहा गया कि 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो अपनी मर्जी की दाल आप ले सकते हो फ्री में 3 महीनों तक के लिए। ये लॉन्च किया गया 80 करोड़ परिवारों, 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए। ओके, उसके बाद में इसको कई बार बढ़ाया गया। मतलब ये शुरुआत में जैसे मार्च 2020 में स्कीम आई थी, तो इसको नवंबर 2020 तक एक्सटेंड किया गया, फिर मई और जून 2021 तक एक्सटेंड किया गया, और फर्दर नवंबर 2021 तक ये लागू रही। तो कहने मतलब मार्च 2020 से लेकर के नवंबर 2021 तक ये स्कीम लागू रही कि 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल देते रहे फ्री में। उसके बाद में 20 करोड़ जो ओमेन जनधन अकाउंट थे, जो महिलाएं थी जिनके पास जनधन के खाते थे, 20 करोड़ ऐसे खाते थे, उनमें 500 रुपये हर महीने अगले 3 महीने तक मार्च 2020 से डाले गए। ठीक है, तो अगले 3 महीने तक 500 रुपये कितने खातों में? 20 करोड़ जो महिलाओं के जनधन खाते थे उसमें डाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद में मनरेगा की तनख्वाह बढ़ा दी गई। पहले 182 रुपये मिलते थे, अब उसमें 20 रुपये का इजाफा करके 202 रुपये पर डे के हिसाब से मजदूरी दी जानी शुरू हो गई मनरेगा में, और इससे 13.62 करोड़ यानी कि 13 करोड़ 62 लाख परिवारों को फ़ायदा मिला। तो मतलब एक राहत पैकेज था, हर तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद में एक्स ग्रेटिया ऑफ 1000 टू 3 करोड़ पुअर सीनियर सिटीजन, पुअर विडोज एंड पुअर डिसेबल्ड, यानी 1000 रुपये का सीनियर सिटीजन हो, गरीब सीनियर सिटीजन हो, यानी कि उम्र दराज जो है गरीब व्यक्ति अगर हो, या विधवा है कोई गरीब, या फिर कोई दिव्यांग व्यक्ति है जो कि गरीब था, उसको 1000 रुपये दिए गए एक्स ग्रेटिया के तौर पर। एक्स ग्रेटिया का मतलब होता है मुफ्त में दिया जाना वाला पैसा, जिसको कानूनन जो है ज़रूरी नहीं है, मतलब कहने का ज़रूरी नहीं कि ये पैसा दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट देती है तो वैसे पैसे को एक्स ग्रेटिया यानी एक तरीके का तोहफा कह सकते हैं। ओके, तो एक तरीके से 1000 रुपये का तोहफा 3 करोड़ जो है गरीब सीनियर सिटीजन, गरीब विधवाओं और गरीब जो है दिव्यांगों को दिया गया। उसके बाद में साथ ही साथ में प्रधानमंत्री किसान योजना का बेनिफिट भी दिया गया 8 करोड़ 70 लाख किसानों को। गवर्नमेंट फ्रंट लोड 2000 पेड टू फार्मर्स इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2020। तो अप्रैल 2020 के पहले हफ्ते में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये किसानों के खाते में डाले। ओके, इसी पैकेज के तहत 2000 रुपये किसानों के खाते में डाले, क्योंकि
ताकि जो है प्रधानमंत्री किसान योजना का 8 करोड़ 70 लाख परिवारों को फ़ायदा मिल सके। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री किसान योजना वो योजना है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2,000 रुपये साल में 3 बार जो है गरीब किसानों को देती है। ठीक है, डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान रख करके चलिए कि प्रधानमंत्री किसान योजना क्या है। प्रधानमंत्री किसान योजना वही है जिसमें मोदी जी की ये स्कीम है जिसमें गरीब किसानों को 2,000 रुपये पूरे साल में 3 बार मिलते हैं। तो उस समय अप्रैल में ही 2,000 रुपये पे कर दिए गए। तो इस तरीके से मतलब आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा जो है मतलब गवर्नमेंट ने लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू यूज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने ये आदेश दिया राज्य सरकारों को कि जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर का वेलफेयर फंड है उसको यूज करिए और जो है कंस्ट्रक्शन के जो क्षेत्र के वर्कर हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड कीजिए। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत हुई। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज क्या था? कोरोना वायरस से राहत पाने के लिए, बचने के लिए एक रिलीफ पैकेज 1,70 लाख करोड़, ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा अमाउंट है, 1.70 लाख करोड़ रुपए की एक जो है पैकेज लाया था गरीबों की मदद करने के लिए, ताकि वो कोरोना के समय में उनको परेशानी ना हो, जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको वो खरीद सकें, जो भी ज़रूरी आवश्यकताएं हैं उनकी वो पूरी हो सकें। इसी के लिए ये पैकेज को लाया गया था मार्च 2020 में। ठीक है, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति के पास में पहुंचा जा सके, उनको भोजन उपलब्ध करवाया जा सके, उनको पैसा उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि उनको इस कठिन समय में, क्योंकि कमाई नहीं हो पा रही थी, कोविड में कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था, सबके पैसे ख़त्म हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं जो है मजदूर वर्ग खास करके प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तो उसी के लिए ये पैकेज लाया गया था। तो इस पैकेज में जो 30 मार्च 2020 को ये पैकेज लाया गया उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी? पहला, जितने भी कोविड-19 से लड़ने वाले जो हैं हेल्थ वर्कर्स थे उनको 50 लाख रुपए पर हेल्थ वर्कर का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया, और इस इंश्योरेंस स्कीम को अप्रैल 2021 में फर्दर 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। साथ ही साथ में 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, साथ में 1 किलो दाल देने की व्यवस्था की गई फ्री में अगले 3 महीनों तक। लेकिन ये स्कीम बढ़ते बढ़ते नवंबर 2021 तक चलती रही। मतलब पहले ये अप्रैल 2020 मार्च 2020 में पैकेज आया था, अप्रैल महीने से शुरू करके दिया जाना था, फिर इसको बढ़ा करके नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया, फिर इसको मई और जून 2021 तक बढ़ा दिया गया, और फिर फर्दर जो है नवंबर 2021 तक बढ़ा करके इसको फाइनली एंड किया गया। तो इतने साल तक, मतलब ऐसे समझ लीजिए अप्रैल 2020 से शुरू हुआ, फिर अप्रैल 2021 आया, और फिर जा कर के नवंबर 2021, इतने समय तक, इतने महीनों तक ये राशन प्रोवाइड किया गया गरीबों को। उसके बाद में जनधन, महिलाओं के जो जनधन अकाउंट थे, ऐसे 20 करोड़ अकाउंट जो महिलाओं के थे जनधन अकाउंट, उनमें 500 रुपये पर मंथ 3 महीने तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाले। साथ ही साथ मनरेगा का जो मजदूरी है उसको बढ़ा दिया गया, 182 से बढ़ा करके 202 कर दिया गया, यानी 20 रुपये बढ़ा दिया गया। अब कोई व्यक्ति यदि मनरेगा में 1 दिन काम करता तो उसको 202 रुपये मिलते पर डे के हिसाब से। इस तरीके से 13 करोड़ जो है परिवारों को, 13 करोड़ या 14 करोड़ परिवारों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ में एक्स ग्रेटिया के तौर पर, एक तोहफे के तौर पर 3 करोड़ गरीब सीनियर सिटीजन, विधवाओं और जो है दिव्यांगों को 1,000 रुपये उनके खाते में प्रोवाइड किए गए। उसके बाद में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो 2,000 रुपये जो है साल में 3 बार दिए जाने थे, उसमें से एक किस्त जो है अप्रैल 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2,000 रुपये सभी किसानों के खातों में डाल दी, ताकि वो इस पैसे का यूज करके सर्वाइव कर सकें, और इससे जो है 8.7 करोड़ किसानों को फ़ायदा हुआ। साथ ही साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर का वेलफेयर फंड है, जो मतलब घर वर बनाने में जो वर्कर्स लगे हुए होते हैं उनका जो वेलफेयर फंड है उसको यूज करिए और कंस्ट्रक्शन वर्कर को फ़ायदा पहुँचाए। सबसे ज़्यादा यही प्रभावित है, वो दिहाड़ी वाले जो मजदूर थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे फ्रेंड्स, ओके, क्योंकि ये रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं वाली स्थिति में रहते हैं। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन वर्कर की हेल्प करना आवश्यक हो चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली स्कीम की बात करेंगे, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना।
तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना PMJAY, प्रधानमंत्री जन औषधि, अब आपको पता ही चल रहा होगा जन औषधि मतलब दवाओं से रिलेटेड है। ओके, तो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2016 विथ एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी ड्रग्स मेडिसिन्स एट अफोर्डेबल कास्ट अक्रॉस द कंट्री। तो ये मार्च 2016 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। कौन सी? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इसका उद्देश्य था कि क्वालिटी वाली दवाइयाँ जो है उपलब्ध करवाना, सस्ते दामों में पूरे देश में उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, क्वालिटी रहे, दवाइयाँ डुप्लीकेट जाली जो है दवा ना रहे और सस्ते दामों में मिले, ऐसा उद्देश्य लेकर के प्रधानमंत्री जन औषधि योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, द स्कीम इज न्यू वर्जन ऑफ अर्लियर जन औषधि योजना। जन औषधि योजना पहले से चल रही थी, उसको ही आगे बढ़ाया गया, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया गया। ठीक है, इट एम्स एट, इसका एम है कि 3000 जन औषधि स्टोर खोले जाएंगे दवाओं को बेचने के लिए। इसका उद्देश्य था कि 3000 जन औषधि जो है स्टोर खोले जाएंगे, दवाओं के स्टोर खोले जाएंगे पूरे देश में, ताकि दवाओं को बेचा जा सके। और इसमें लगभग 500 दवाइयाँ मिलेंगी। ओके, अंडर दिस स्कीम ओवर 500 मेडिसिन विल बी सोल्ड थ्रू जन औषधि स्टोर एट द प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 500 तरीके की दवाइयाँ बेची जाएंगी, 500 तरीके की मेडिसिन सोल्ड की जाएगी जन औषधि स्टोर पर, और ऐसे प्राइस में जो प्राइस मार्केट प्राइस से कम होगा, सस्ते दामों में। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO हैं या कोई और सोशल ग्रुप है जो कि एलिजिबल है, जो कि चाहे तो जन औषधि स्टोर खोल सकता है, और इसमें अगर खोलता है जन औषधि स्टोर तो वन टाइम असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसे 2.5 लाख रुपए दी जाएगी। ये भी व्यवस्था इस स्कीम में की गई फ्रेंड्स। ओके, तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में हमने चर्चा की। भले ही ईयर वगैरह न याद रहे ना, लेकिन योजना क्या है, किस पर्पज़ के लिए है, वो बात ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, पर्पज़ तो ज़रूर पता होना चाहिए। तो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मार्च 2016 में। इसमें अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ बेचनी थी सस्ते दामों में पूरे देश में, इसके लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को लाया गया था। पहले जन औषधि योजना चल रही थी, उसको नया वर्जन बनाया गया और प्रधानमंत्री जन औषधि का नाम दिया गया। और इसमें क्या है कि 3000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे दवाओं को बेचने के लिए पूरे देश में। उसके बाद में यहाँ इस स्टोर पर 500 तरीके की दवाइयाँ बेची जाएंगी जन औषधि स्टोर पर, लेकिन उनका प्राइस मार्केट प्राइस से कम रहेगा। उसके बाद में जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, NGO हैं या कोई और सोशल ग्रुप जो कि एलिजिबल होगा जन औषधि केंद्र खोलने के लिए, जन औषधि स्टोर खोलने के लिए, तो वो चाहे तो दवाइयों का ये स्टोर खोल सकता है। और अगर वो खोलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे 2.5 लाख रुपए का वन टाइम असिस्टेंस देगी। एक बार आपने खोलना है तो 2.5 लाख रुपए आपको सरकार से मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो प्रधानमंत्री PMUY, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, मई 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना या उज्ज्वला योजना कहते हैं, लॉन्च की थी एज ए फ्लैगशिप स्कीम विथ अ व्यू टू मेकिंग अवेलेबल क्लीन कुकिंग फ्यूल सच एज LPG टू रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या था, क्लीन कुकिंग फ्यूल उपलब्ध करवाना, जैसे LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को अवेलेबल करवाना, या ऐसा फ्यूल अवेलेबल करवाना जो कि क्लीन हो, जिसमें धुआं ना निकले। ओके, ग्रामीणों को उपलब्ध करवाना, या डिप्राइव्ड हाउस होल्ड, डिप्राइव्ड मतलब वंचित घरों में जहाँ पर गैस सिलेंडर नहीं है उनको उपलब्ध कराना, व्हिच वर अदरवाइज यूजिंग, क्योंकि ये सब क्या कर रहे थे, ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल यूज कर रहे थे जो पहले से चला आ रहा था, जैसे गाय का गोबर है ना, गाय का गोबर से काऊ डंग मतलब कंडा बोलते हैं, कई जगहों पर कुछ भी बोलते हैं, गाय के गोबर से जो गोबर को सुखा करके जो पपड़ी जैसी बनती है उसको बोलते हैं काऊ डंग फ्रेंड्स। ठीक है, उसको यूज करते थे, केक यूज करते थे, काऊ केक, वही काऊ का जो गोबर का केक वगैरह, कोयले का यूज करते थे, लकड़ियों का यूज करते थे। ओके, तो इन सब चीज़ों का यूज करते थे। तो इन सभी चीज़ों से हटा करके इनको जो है क्लीन कुकिंग फ्यूल की तरफ लाना, LPG का कनेक्शन दिलवाना ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य था। इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस थे। प्रोग्राम ने टारगेट क्या किया था कि 8 करोड़ LPG कनेक्शन बांटे जाएंगे मार्च 2020 तक। 8 करोड़ LPG कनेक्शन बांट दिए जाएंगे वंचित लोगों को, डिप्राइव्ड लोगों को मार्च 2020 तक। ओके, उसके बाद में यूनियन बजट 2021-22 में
एडिशनल 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन की और व्यवस्था की गई। 8 करोड़ का टारगेट तो इन्होंने 2020 तक रखा ही था, उसके बाद 2021-22 के बजट में 1 करोड़ एडिशनल, 8 करोड़ के अलावा 1 करोड़ और एलपीजी कनेक्शन की व्यवस्था की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। एंड अंडर दिस फेज स्पेशल फैसिलिटी वाज गिवन टू माइग्रेंट वर्कर। और इस फेज में जो 1 करोड़ नए कनेक्शन बांटे गए उसमें माइग्रेंट वर्कर जो दूसरे राज्यों में जा करके नौकरी मतलब वर्कर का काम करते हैं, उनमें माइग्रेंट वर्कर होते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई। ठीक है, स्कीम में फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है 1600 रुपये का। इस स्कीम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फाइनेंशियल सपोर्ट 1600 रुपये का प्रोवाइड किया जाता है फॉर ईच एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल हाउस होल्ड। जो भी गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, उनको 1600 रुपये का हर कनेक्शन के पीछे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, ताकि टू फैसिलिटेट देम टू कवर द कास्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रेशर रेगुलेटर, एलपीजी होज पाइप ईटीसी। ताकि जो जब आप कनेक्शन लेते हैं तो वहाँ पर कुछ पैसा जमा करना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है, प्रेशर रेगुलेटर वगैरह का दाम देना पड़ता है, जो पाइप वगैरह लगती है एलपीजी सिलेंडर, उनके सबके दाम देने पड़ते हैं। तो इन सबको कवर आप कर पाओ, खरीद पाओ, उसके लिए 1600 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस। लेकिन ये सर बीपीएल हाउस होल्ड यानी बीपीएल परिवारों को दिया जाता है। इसके अलावा एडिशनली सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी को, यहाँ बीपीएल से मतलब नहीं है, उनको फर्स्ट एलपीजी रिफिल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ में स्टोव यानी कि उसके साथ जो चूल्हा होता है, हॉट प्लेट, उसे वो भी फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है। सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी को पहला सिलेंडर फ्री में भर के दिया जाता है। साथ ही साथ में उनको चूल्हा दिया जाता है, स्टोव दिया जाता है फ्री ऑफ कास्ट। साथ ही साथ में अलॉन्ग विथ दियर डिपॉजिट फ्री कनेक्शन, और साथ ही साथ में उनको डिपॉजिट फ्री कनेक्शन दिया जाता है, बिना कोई पैसा जमा किए हुए कनेक्शन दिया जाता है बाई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ओएमसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा। जैसे गैस किसके आते हैं, इंडियन का आता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आता है, भारत का गैस आता है, तो इनके सबके एलपीजी के सिलेंडर्स आते हैं। ये सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ हैं। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने। कब? मई 2016 में। इसमें उद्देश्य क्या था? एलपीजी के कनेक्शन बांटना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या उसी को क्लीन कुकिंग फ्यूल को का कनेक्शन देना ग्रामीणों को या वंचित घर के लोगों को जिनके पास में गैस वगैरह का कनेक्शन नहीं था। ये क्या करते थे? ऐसे लोग थे जो कि मतलब गाय का गोबर वगैरह यूज करके, कोयले का यूज करके या लकड़ियों को जला करके खाना बनाया करते थे। तो इस स्कीम में जो वंचित लोग हैं जिनका गैस का कनेक्शन नहीं था, ऐसे 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटने का टारगेट रखा गया मार्च 2020 तक। उसके बाद में जो 2021-22 का यूनियन बजट आया, उसमें एडिशनली 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन और बांटने की कोशिश की गई। टारगेट रखा गया कि 1 करोड़ और कनेक्शन, यानी 8 करोड़ पहले से था, 1 करोड़ और, तो 9 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे। और इस बार जो है विशेष व्यवस्था की गई माइग्रेंट वर्कर के लिए। इसमें हर एक बीपीएल हाउस होल्ड को 1600 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है पर कनेक्शन वाइज। ईच एलपीजी कनेक्शन के पीछे 1600 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाता है, ताकि उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट, रेगुलेटर वगैरह का दाम, जो पाइप वगैरह लगती है उसका दाम देने में दिक्कत ना हो। उसके अलावा सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो बेनिफिशियरी हैं उनको पहला एलपीजी रिफिल फ्री में दिया जाता है। साथ ही साथ में उसके साथ चूल्हा भी साथ में, स्टोव फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है। ठीक है, विथ देयर डिपॉजिट फ्री कनेक्शन, इनको बिना किसी डिपॉजिट के कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के द्वारा, ओएमसी के द्वारा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो बहुत सारी जो है हमने योजनाओं के बारे में इस लेक्चर में देखा, और इसी के साथ में फ्रेंड्स ये आपका चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच।